जर्नल, जर्नल के अंदर 5 चीजें का हमारे को ध्यान रखना है, क्योंकि जर्नल रिकॉर्ड से संबंधित है। मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू बी रिकॉर्डेड यूजिंग ड्यूअल कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब हर ट्रांजेक्शन के 2 साइड होंगे, एक साइड डेबिट होगा, एक साइड क्रेडिट होगा, और वो दोनों साइड बराबर अमाउंट की होनी चाहिए। तो साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि जो जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग की जाएगी उसमें डेट का, पीरियड का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए डेट इज एसेंशियल। ठीक है, वो ट्रांजेक्शन क्या है, वो कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो एसेट का विद इन एसेट हो सकता है, एसेट लायबिलिटी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में ट्रांजेक्शंस हो सकती हैं, वन बाय वन हम चेक करेंगे। दूसरा हमने ये बात की थी कि जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं वो फाइनली समराइजेशन के लिए लेजर में जाती हैं, तो इसलिए रेफरेंस नंबर यहाँ लेजर का आएगा, और एक ट्रांजेक्शन डेबिट होगी, एक ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगी। सो लेट्स लुक एट दिस वन बाय वन। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे को 1 अप्रैल 2016 को पहली ट्रांजेक्शन हुई। हम लोगों ने, जो हम बिजनेस एक रन करते हैं उसके अंदर हमारे को कैश रिसीव हुआ। कहां से कैश रिसीव हुआ, ओनर ऑफ द बिजनेस ने दिया। तो जिसने कंपनी फॉर्म की थी वो हमारे लिए लायबिलिटी है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, और हमें पता है जब एसेट जनरेट होती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट, तो हम उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि वो कैपिटल जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, लायबिलिटी को। वो लायबिलिटी कौन है, ओनर, ओनर इज लायबिलिटी। तो जब लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो जब मैंने बोला था जब लायबिलिटी क्रिएट होगी तो लायबिलिटी क्रिएशन पे क्रेडिट किया जाएगा, एंड बोथ शुड मैच अमाउंट। लेट्स मूव ऑन अनदर ट्रांजेक्शन, परचेज। अच्छा, अब एग्जांपल के लिए हमने कुछ परचेज किया। परचेज क्या किया, हमने जिस चीज में हमें बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, गुड्स हैं, उसको हम परचेज किया, तो उसको हम परचेज बोलते हैं, हम गुड्स नहीं बोलते, हम परचेज वर्ड यूज करते हैं टेक्निकली एज ए प्रैक्टिस। तो क्योंकि गुड्स का मतलब अगेन एसेट है, हमारे पास है, हमारे को बिलोंग करती है, हमारा राइट है, ठीक है। उसको आप खर्चा भी बोल सकते हो, आप उसको एसेट भी बोल सकते हो, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो क्योंकि वो जनरेट हुई है इसलिए उसको डेबिट किया। एट द सेम टाइम वो जो गुड्स परचेज हुई है, वो जो खर्चा हुआ है, वो उसके बदले में हमारी जेब से कैश चला गया है। कैश मींस एसेट का रिवर्सल, कुछ चला गया, एसेट क्रिएट नहीं हुई है, रिवर्सल हुआ है। तो जब रिवर्सल हुआ है तो इसलिए हमने उस कैश को हमने क्रेडिट कर दिया जो हमारी एसेट से कम हो गया। तो एक तरफ हमारा एक्सपेंस हुआ विच इज डेबिटेड, दूसरी तरफ हमारा एसेट कम हो गई, रिवर्सल हो गया, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। लेट्स मूव ऑन। अब थर्ड ट्रांजेक्शन में हम देख रहे हैं कि हमने कुछ परचेज किया जिसको हम गुड्स बोल रहे हैं, जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, और वो परचेज जो है हमने उसके बदले में कैश नहीं दिया, किसी बंदे ने हमारे को उधार दी है, क्रेडिट पे हुआ है। इसका मतलब कोई एसेट जनरेट हुई है तो हमने, या एक्सपेंस जनरेट हुआ है तो हम उसको परचेज को डेबिट कर दिया, और क्योंकि किसी ने हमें उधार दी है और मैंने बोला जब लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो व्हेन लायबिलिटी गेट्स क्रिएटेड एंड अकर्ड इट इज क्रेडिटेड। और किसने किए, नाम हमने लिख दिया राम का। ओके, लेट्स मूव ऑन अनदर ट्रांजेक्शन। अब हमने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर हम जानते हैं मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट होगा इससे हमारे को, पर इट्स आउटफ्लो तो है कैश का। एक तरफ फर्नीचर क्रिएट हुआ मतलब एसेट क्रिएट हुई, और एसेट जब क्रिएट होती है तो डेबिटेड की जाती है, दूसरी तरफ कैश का आउटफ्लो हुआ है, तो इसलिए जब आउटफ्लो होता है तो इसका मतलब एसेट का रिवर्सल है, इसको क्रेडिट कर दिया गया। नाउ अब हमारे पास क्या हुआ, सेल हो गया, सामान बिक गया, रेवेन्यू आ गया, और मैंने आपको बोला था व्हेन सेल हैपेंस सेल इज क्रेडिटेड, क्योंकि जब रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू अकर होता है तो क्रेडिट किया जाता है। एट द सेम टाइम दूसरा साइड जो है इसका वो ये है कि बिजनेस के पास कैश आया है, तो जब कैश आया है इसका मतलब एसेट जनरेट हुई है, और जब एसेट जनरेट होती है, अकर होती है, तो उसको डेबिट किया जाता है। लेट्स मूव ऑन टू लेजर। लेजर मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ समराइजेशन। लेजर, क्योंकि हमारे जितने भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए, कैश के, फर्नीचर के, रेंट के, उन सब का एक एक लेजर बनेगा, इसको हम अकाउंट भी बोलते हैं। तो कैश का अलग अकाउंट, कैपिटल का अलग अकाउंट, परचेज का अलग अकाउंट, सबका अलग अकाउंट, और इसके इस साइड को हम डेबिट बोलते हैं, इस साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं, इस साइड को हम डेबिट बोलते हैं, इस साइड को हम लोग क्रेडिट बोलते हैं, इस साइड को क्रेडिट बोलते हैं, सेम। तो
पूरा जो नियम है, लेफ्ट साइड जो है हमारी डेबिट एंड राइट साइड इज हमारी क्रेडिट. सो इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी लेजर, डेबिट एंड क्रेडिट. इसको हम एग्जाम्पल के साथ आगे स्टडी करेंगे और अमाउंट्स को, फिगर्स को इसमें प्लेस करेंगे. सो अकाउंट्स लुक्स लाइक दिस, क्योंकि हमने देखा फर्नीचर का डेबिट हो सकता है, फर्नीचर का क्रेडिट हो सकता है, कैश का डेबिट हो सकता है, कैश का क्रेडिट हो सकता है. सारी ट्रांजैक्शंस, 4 तरह की ट्रांजैक्शन मैं रिपीट कर देता हूं, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, चारों के डेबिट साइड भी हो सकते हैं और क्रेडिट साइड भी हो सकते हैं. तो डेबिट साइड वन साइड आएंगे, क्रेडिट साइड दूसरी तरफ आएंगे. नाउ जब लेजर्स का काम खत्म हो जाता है, समरी बनती है, उस समरी को हम कहां रिफ्लेक्ट करते हैं, या तो हम P&L अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं या हम बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते हैं. P&L अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट करता है, सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम्स को. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है. तो जब हम अकाउंटिंग की P&L अकाउंट की बात करते हैं तो हम इसको बोलेंगे एग्जाम्पल के लिए 1/4/2016 टू 31st March 2017. So for 1 year P&L account is created और उस ईयर में, उस अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी एक्सपेंस हुए वो, ये भी P&L अकाउंट है, तो इसलिए सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं हमें पता है डेबिट होते हैं और सारी इनकम जो होती हैं वो क्रेडिट होती हैं. तो उस रूल को ध्यान में रखते हुए लेजर्स के जो फाइनल बैलेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस के, इनकम्स के, वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक साल में हमने हर महीने 10-10 हजार रुपए की सैलरी दी, तो एक साल में कितनी सैलरी हो गई, 1,20,000. तो 1,20,000 सैलरी यहाँ पर आ जाएगी. एक साल में हम लोगों ने सेल की हर महीने 20-20 हजार रुपए की, पूरे साल में कितनी सेल हो गई, 2,40,000 रुपए की, तो वो पूरा सेल यहाँ पे आ जाएगा. 1 ईयर के अंदर हमने रेंट दिया 5-5 हजार रुपए पर मंथ, तो पूरे साल में रेंट हो गया 60,000. तो ऐसे जो हमने बात की कि सारे अकाउंट जो हमने बनाए थे, लेजर्स बनाए थे, उनके जो फाइनल बैलेंसेस होंगे पूरा इकट्ठा फॉर 1 पीरियड, वो इकट्ठा होके यहाँ पर आ जाता है. एंड देयर आफ्टर व्हाट हैपेंस, इस P&L अकाउंट को क्लोज किया जाता है. इसमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. अगर प्रॉफिट होगा तो कहाँ जाएगा, वो हमारी लायबिलिटी बनेगा और जो कि हमारे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज के अंदर ऐड होगा. लॉस होगा तो हम उसको अपने ओनर से रिकवर करेंगे. प्रॉफिट जैसा हम जानते हैं का बैलेंस होता है क्रेडिट और लॉस का बैलेंस होता है डेबिट. लॉस इज जस्ट लाइक एन एक्सपेंस. लेट्स मूव ऑन. बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज द फाइनल समरी व्हिच रिफ्लेक्ट्स अनदर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. वन इज एसेट, अनदर इज लायबिलिटी. अब बैलेंस शीट के अंदर एक खास बात है, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर ईयर की नहीं होती है. बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग होती है. इसका मतलब कंपनी अगर पिछले 5 सालों से काम कर रही है तो ये 5th ईयर की एक्यूमुलेटेड पिक्चर होती है. और P&L कब का होता है, फॉर द ईयर. बैलेंस शीट कब की होती है, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017. इसका मतलब सारी लायबिलिटीज एक्यूमुलेटेड टिल डेट, सारी एसेट्स एक्यूमुलेटेड टिल डेट यहाँ पर इसके अंदर आ जाती हैं. और ये बैलेंस शीट हमेशा टैली करती है, जितना हमारा लेना है उतना ही हमारा देना होता है. ओके, सो दिस इज द फाइनल समरी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. लेट्स मूव ऑन. तो इफ यू लुक एट इट एज ए होल, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो चारों ट्रांजेक्शंस, एक्सपेंस, इनकम्स, लायबिलिटीज एंड एसेट्स यहां आ गई. क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, इसलिए बैलेंस शीट में थोड़ा रूल अलग है. बैलेंस शीट में डेबिट इस तरफ होता है और क्रेडिट इस तरफ होता है. ये हमारे को बस ध्यान रखने वाली बात है, ये वन ऑफ द एक्सेप्शन है. बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, hence the rule of account which says on left it is debited and on right it is credited, it reverse here. Here डेबिट जो है राइट साइड में और क्रेडिट जो है लेफ्ट साइड में होता है बैलेंस शीट. ओके, लेट्स मूव ऑन. तो अगर हम बात करें, एक व्यू देखें, तो चारों ट्रांजैक्शंस हमारे P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में समराइज हो जाते हैं और इसी को ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं. अब हम इसको प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शन 1 by 1 करके इसको देखते हैं. So let's start with a capital of rupees 1 lakh introduced into the business. Now this is
normally the first transaction which happens into any business. Money is introduced into the business. क्योंकि जब बिजनेस एंटिटी बनती है तो उसके पास पैसा नहीं होता, ओनर ही इंट्रोड्यूस करता है, और हम ये बात जानते हैं, ओनर को हम लायबिलिटी बोलते हैं, और सारी अकाउंटिंग हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे इस ट्रांजेक्शन को, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिजनेस के पास एसेट जनरेट हो गई, कैश जनरेट हो गया, और उसको बोलेंगे कैश को हमारे को डेबिट करना है। दूसरी तरफ लायबिलिटी जनरेट हो गई, क्योंकि अब 1 लाख रुपए हमारे को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी? लेट्स लुक एट इट। इसकी जनरल एंट्री होगी, क्योंकि एसेट जनरेट हुई है इसलिए कैश डेबिट हो गया, और क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट हुई है इसलिए वो क्रेडिट हो गई। दिस इज द जनरल एंट्री। इस जनरल एंट्री को अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे और अकाउंट में, लेजर में ले जाके देखने की कोशिश करेंगे तो कैसे दिखाई देगी? लेट्स सी। कैश के अंदर हमें पता है, क्योंकि डेबिट इधर होता है लेफ्ट साइड में, तो डेबिट में 1 लाख रुपए आ गया, और कैपिटल का मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब क्रिएट होती है तो उसके क्रेडिट में आ गए। नाउ इसका इंपैक्ट कहां पड़ा? किसी और अकाउंट पे तो इंपैक्ट नहीं है, 2 ही अकाउंट पे इंपैक्ट है। P&L अकाउंट पे कोई इंपैक्ट है? कोई इंपैक्ट नहीं है। इसका इंपैक्ट है बैलेंस शीट पे। क्यों? क्योंकि हमने अभी स्टडी किया था, बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटीज होती हैं, और P&L के अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं। तो इसी तरह से इसी चीज को आगे लेते हुए 1 लाख रुपए की एसेट जनरेट हो गई विच इज द कैश, एंड 1 लाख रुपए की लायबिलिटी क्रिएट हो गई विच इज आर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेसमैन। So hope this point makes your understanding clear. Let's move on and practice another transaction. अब हम प्रैक्टिस करेंगे ट्रांजेक्शन 2 की। एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं। माना हमने गुड्स परचेज किया 40,000 रुपए का और कैश में पेमेंट की। अब इसमें क्या हुआ? जो 40,000 रुपए हमने खर्च किए एक्सपेंस हो गया, और दूसरी तरफ क्या हुआ? हमारी एसेट का रिवर्सल हो गया। तो जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हमारे पास एक तरफ तो एक्सपेंस हो गया जिसको हम बोलेंगे 40,000 रुपए का। अगर वो ये 40,000 रुपए हमारा जो एक्सपेंस हुआ है, जो हमने खर्चा किया गुड्स पे, अगर ये विद इन द करंट ईयर सेल हो गया तब ये एक्सपेंस हो जाएगा, नहीं सेल हुआ तो ये हमारी एसेट बनेगी। क्योंकि हमने क्या बात की थी कि एक्सपायर्ड कॉस्ट जो होती है वो P&L में जाती है, और अनएक्सपायर्ड कॉस्ट जो होती है वो एसेट बन जाती है और बैलेंस शीट में जाती है। तो क्योंकि ये 40,000 का सामान खरीदा है, अगर ये एक्सपेंस है तो भी डेबिट होगा, अगर ये एसेट है तो भी डेबिट होगा। इसका मतलब अगर ये 40,000 का सामान हमने कंज्यूम कर लिया, बेच दिया साल भर के अंदर, तो ये एक्सपेंस बन जाएगा, P&L में जाएगा, और अगर नहीं बेचा तो हमारी अनएक्सपायर्ड कॉस्ट बनेगी और बैलेंस शीट में जाएगी। पर एक बात बड़ी क्लियर है कि 40,000 का जो सामान खरीदा उसके बदले में हमने 40,000 रुपए कैश दे दिया, मतलब एसेट का रिवर्सल हो गया। तो एसेट का जब रिवर्सल होता है तो क्रेडिट होता है। इसकी जो लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस होगी वो इस तरह से होगी। कैश 40,000 क्योंकि चला गया इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। हम जानते हैं जब भी एसेट का रिवर्सल होता है तो क्रेडिट होती है। कैपिटल अकाउंट में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। परचेज अकाउंट में 40,000 रुपए आ गए, अभी एज ऑफ नाउ हमें नहीं पता है कब बिकेगा, पर परचेज अकाउंट में तो 40,000 डेबिट हो गया। इनकम के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। P&L अकाउंट के ऊपर अभी इंपैक्ट नहीं है क्योंकि पूरा साल क्लोज नहीं हुआ है। हाँ, बैलेंस शीट पे जरूर इंपैक्ट है। क्या इंपैक्ट है? पुरानी वाली बैलेंस शीट में क्या था? कैपिटल थी 1 लाख रुपए की और 1 लाख का कैश था। अब यहाँ स्प्लिट हो गया, कैश कम हो गया, 40,000 का बैलेंस रह गया और 60,000 का रह गया, और 40,000 किस में कन्वर्ट हो गया? स्टॉक में। अभी एज ऑफ नाउ इट इज स्टॉक बिकॉज इट इज नॉट येट सोल्ड। और अगर ये बिका साल भर के अंदर तब ये जो है P&L में जाएगा, नहीं तो यहीं पर रहेगा। और 60,000 का क्या हो गया? कैश। So this is how transactions move as we progress. And here with this I am reflecting you the entire cycle, journal entry to balance sheet. Let's look at another transaction to understand this further. Transaction number 3. हमने सामान खरीदा 15,000 का। यहां पर हमने 15,000 का जो सामान खरीदा ये उधार खरीदा है, क्रेडिट पर खरीदा है। इसका क्या करेंगे? सामान उधार जब खरीदा जाता है तो क्या होता है? सामान जब उधार खरीदा जाता है तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि माल आया है, परचेज बोला। दूसरी बात ये भी पक्की है कि लायबिलिटी भी क्रिएट हुई है। सो वंस वी हैव क्रिएटेड अ परचेज विच is either going to P&L account or is going to balance sheet, depends upon whether it is expired cost or unexpired cost. अगर ये expired cost होगी, मतलब अगर कंज्यूम हो गया और बिक गया तो ये P&L में जाएगा, नहीं बिका तो बैलेंस शीट में। और दूसरी तरफ ये बात भी पक्की है कि क्योंकि हमने उधार खरीदा है तो लायबिलिटी क्रिएट हुई है, इसलिए लायबिलिटी जब क्रिएट होती है तो क्रेडिट किया जाता है। दिस इज हाउ जनरल एंट्री लुक्स लाइक। नाउ लेट्स लुक एट द
लेजर पार्ट, कैश अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं, 15,000 परचेज में जरूर ऐड हो गया, इनकम के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं, P&L के ऊपर अभी तो कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि साल कंज्यूम नहीं हुआ है। हाँ, बैलेंस शीट पे इंपैक्ट है, 60,000 रुपए का कैश जैसा पिछली बार था वैसा ही रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। परचेज अकाउंट में पहले 40,000 का था, 15,000 बढ़ के अब जो हमारा जो स्टॉक है वो हमारा जो है 55 हो गया। इधर 1,00,000 रुपए का जो हमारा कैपिटल था एज इट इज है, और यहाँ 15,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंपैक्ट आया वो बैलेंस शीट के ऊपर आ गया, 40 का 55 हो गया स्टॉक और 15,000 की लायबिलिटी क्रिएट होगी, बैलेंस शीट टैली करेगी 1,15,000 1,15,000। So hope this is making your understanding much better and clearer. Let's move on and look at another example. हमने फर्नीचर परचेज किया 25,000 का। अब हम ये बात जानते हैं जब एसेट क्रिएट होती है तो डेबिट की जाती है, और हुआ क्या, उसके साथ साथ 25,000 रुपए जेब से चले गए, इसका मतलब रिवर्सल भी हो गया एसेट का। सो लेट्स लुक एट हाउ द जर्नल एंट्री वुड लुक लाइक। क्योंकि फर्नीचर खरीदा गया है, एसेट जनरेट हुई है, 25,000 से डेबिट हो गई, एट द सेम टाइम एसेट का रिवर्सल हुआ है, 25,000 जेब से चला गया तो क्रेडिट हो गया कैश। नाउ अकाउंटिंग इंपैक्ट, कैश के ऊपर क्रेडिट हो गया, 25,000 का जेब से चला गया, उधर हमारा फर्नीचर अकाउंट में 25,000 आ गया क्योंकि डेबिट हो गया। एक्सपेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि फर्नीचर हमने जैसे बोला फॉर दिस ईयर नहीं है, दिस इज फॉर लॉन्गर पीरियड्स, इसलिए परचेज पे एक्सपेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं है, सेल से इसका कोई संबंध नहीं है, P&L से भी इस पे कोई संबंध नहीं पड़ेगा। बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट हुआ, जो हमारा कैश था 60,000 रुपए का वो घट के हमारा 35,000 हो गया क्योंकि 25,000 चला गया। एट द सेम टाइम हमारी फर्नीचर जो क्रिएट हो गया, एसेट बन गई हमारी, बैलेंस शीट में आ गई, और स्टॉक हम 55,000 का एज इट इज कैरी कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ द एंटायर पिक्चर लुक्स लाइक। ओके, so hope this makes your understanding clear about assets. Let's move on another transactions. इस ट्रांजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अब देखते हैं पूरा का पूरा स्टॉक जो हमारा 55,000 का है। कैसे, हमने 40,000 का पहले खरीदा कैश में, 15,000 का खरीदा उधार, टोटल मिलके 55,000 का पूरा स्टॉक उठा के हमने बेच दिया कितना, 80,000 में। इसका इंपैक्ट क्या होगा इसको देखते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या होगा, क्योंकि सेल हुई है तो रेवेन्यू हुआ, 80,000 से एंट्री होगी, और दूसरी तरफ कैश आया है तो कैश आया मतलब एसेट जनरेट हुई है तो कैश को डेबिट किया जाएगा। तो 80,000 से कैश डेबिट हो गया क्योंकि एसेट जनरेट हुई, और उधर रेवेन्यू जनरेट हुआ 80,000 से। लेजर पे इंपैक्ट क्या हुआ, कैश में डेबिट हो गया 80,000, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं, परचेज पे कोई इंपैक्ट नहीं, हमारा सेल पे इंपैक्ट है, रेवेन्यू जनरेट हो गया 80,000 का। अच्छा, अब हम यहाँ देखें P&L पे भी इंपैक्ट आ गया, कहानी खत्म हो गई, पूरा पीरियड क्लोज हो गया। अब हम P&L में ले जाएंगे जो रिलेवेंट चीजें होंगी। 80,000 की सेल मूव हो जाएगी P&L अकाउंट में, 55,000 रुपए का स्टॉक क्योंकि माल बिक चुका है अब यहां से गायब हो गया। एट द सेम टाइम हमारे पास हमने ये देखा कि 25,000 रुपए का हमारा जो एक्सपेंस है वो भी इधर आ गया जो हमने किया, और हमारी जो बैलेंस शीट की पोजीशन बनी है वो भी देख लेते हैं। हमारे पास पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो कैश था, अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास कैश 35,000 रुपए था, तो जो 35,000 कैश था वो हमारा अब बढ़ के 1,15,000 हो चुका है। हमारे पास 25,000 रुपए की, तो दिस इज आवर कैश पोजीशन, ये हमारी पोजीशन हो गई फर्नीचर की जो हमने खरीदा, ये हमारा हो गया कैपिटल एज इट इज। ये जो 25,000 है ये है हमारा प्रॉफिट, क्योंकि हमें पता है 80,000 रुपए की सेल, 55,000 का एक्सपेंस, 25,000 इज अ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट वी नो इट बिलोंग्स टू ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तो नाउ इन दिस वे द टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग प्रॉफिट बिकम्स 1,25,000, और 15,000 रुपए की लायबिलिटी हमारे पास है क्योंकि हमें 15,000 रुपए मिस्टर राम का देना है जो हमने उधार खरीदा था। बट आप देखेंगे एसेंशियली टोटल मिला के 1,40,000 1,40,000 दोनों तरफ बैलेंस शीट टैली। दिस इज हाउ द एंटायर फ्लो गोज एट ईच ट्रांजेक्शन, विद एवरी इंपैक्ट बैलेंस शीट रिमेन्स सेम विद रिस्पेक्ट टू टोटल। P&L इंपैक्ट आता है एक्सपेंस इनकम को लेके, बैलेंस शीट इंपैक्ट आता है एसेट लायबिलिटी को लेके,
और जर्नल एंट्री से लेके बैलेंस शीट तक ये यात्रा ऐसे चलती रहती है विद ईच ट्रांजेक्शन डे बाय डे, ईयर बाय ईयर. दिस इज द complete picture which I have shared with respect to few transactions. Now, अब हम रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमने सीखा है उसका समराइजेशन फॉर्म क्या है. हमने सीखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने सीखा बैलेंस शीट, P&L रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द आउटपुट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस. P&L अकाउंट हमने सीखा. P&L अकाउंट के अंदर हमने ये सीखा एक्सपेंसेस के सारे डेबिट बैलेंस होते हैं, इनकम्स के सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं. एक्सपेंस कंपनीज के लिए थोड़ा बर्डन का काम होती है और इनकम्स गुड न्यूज है, खुशी की बात है, अच्छी बात है. इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं. टू साइड्स P&L में कवर हो जाती हैं और बाकी रिमेनिंग साइड्स कौन सी हैं, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, वो हमारी बैलेंस शीट में कवर होती हैं. तो लायबिलिटी वो कैपिटल की फॉर्म की हो सकती है, वो प्रॉफिट के फॉर्म में हो सकती है, किसी को पैसा देना हो सकता है, किसी से उधार लिया होगा उसे रीपे करना होगा. एसेट में मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, डेटर आर द फ्यू एग्जांपल्स आई हैव लिस्टेड. एसेट्स का मैंने बोला अपोजिट साइड में लिखा जाता है क्योंकि बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स कंसोलिडेटेड व्यू, नॉट फॉर द पीरियड बट फॉर द ईयर एंडिंग. एसेट का मतलब डेबिट साइड और लायबिलिटीज का मतलब क्रेडिट साइड. Whereas for accounts it is the other way. This is the whole scenario. And अगर मैं इसको पूरी कहानी को समराइज करूं तो एक ही स्लाइड में हम इसको समराइज कर सकते हैं और शायद अगर आप इसको याद रखेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो अकाउंटिंग बहुत आसान होगी आपके लिए. डेबिट का मतलब एसेट एंड एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है. क्रेडिट का मतलब लायबिलिटीज एंड इनकम को क्रेडिट किया जाता है. जब जब भी इनकी अकरेंस होगी तो लायबिलिटीज की हो या इनकम की हो क्रेडिट की जाएंगी. जब जब एसेट की और एक्सपेंस की अकरेंस होगी तो वो डेबिट की जाएंगी. रिवर्सल के केस में इनका साइड चेंज हो जाएगा. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. डू सम प्रैक्टिस अराउंड इट. आई विल कम विद अनदर सेट ऑफ एक्सरसाइज वेयर वी वुड डू इनफ प्रैक्टिस, more practice with more transactions on this concept. Do this. For more information, stay in touch, see and watch more videos around basic of accounting. Thank you very much.